मैंने ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स देखे हैं जो अलग अलग भाषाओं में काम कर लेते हैं और बहुत स्मूथली कर लेते हैं। हाँ, तो कैसे आप सीखते हैं? आपका क्या एक तरीका रहता है? कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए आप। उसके लिए पहले आप एक्टर बन जाइए, अपने आप सीख जाएंगे। तड़प नहीं रहा हूँ, तड़प कहना गलत होगा। अच्छा। जो तड़पते हैं वो टिकते नहीं है। फिर आप मेहनत कर रहे हैं, पहचान बहुत बनी हुई है हिंदी फिल्मों से तेलुगु फिल्मों तक। आपके लिए कितना इंस्टाग्राम इम्पोर्टेंट है? देखिए, एक एक्टर के लिए ये एक मीडियम है अपने आप को प्रमोट करने का। ये उसका मापदंड नहीं है उसके टैलेंट का, ना ही उसके करियर का। कंगना रनौत के साथ आपका कैसा उसमें बॉन्डिंग रही? कैसी एक्ट्रेस लगती हैं आपको? बहुत कमाल की हैं एक्ट्रेस। इतने सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं। मेरे कहने से क्या होता है, मतलब वो खुद ही अपने आप में एक मुकम्मल अभिनेत्री हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो बहुत बड़ी स्टार थी उस टाइम पर भी, मगर जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार रखा अपना, अच्छा जिस तरह से मेरे साथ में उनकी एक केमिस्ट्री नज़र आई स्क्रीन के ऊपर, मुझे छावा बहुत अच्छी लगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उस तरह का रोल भी मैं कर पाऊँ। वाह। क्योंकि अभी आजकल मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है तो मुझे कई लोगों ने छावा छावा करके बुलाया। आप जब इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो कौन सी एक्ट्रेस थी जो आपकी क्रश थी, वो आज भी हैं? सारी की सारी यार, अभी इतनी खूबसूरत है। राजनीति में अगर कुछ मौका मिलेगा तो उसमें किसी तरह की दो राय या संकोच मेरे मन में नहीं है। तो कहीं आप दिल्ली के चिराग पासवान तो नहीं बनने वाले? नहीं, चिराग मेरा भाई है, वो मेरा गर्व भी है, मेरा भाई भी है, मेरा जिगरी भी है। तो उससे तो मैं गाइडेंस लेने वाला हूँ। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर इन तेलुगु। तेलुगु तो मेरी स्कूलिंग है, मैंने स्टार्ट ही तेलुगु से किया। कमाल की बात नोट करी विजय सर की कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्म के सेट के ऊपर 200 लोग या 400 या 600 लोग भी होते थे, तो आपको ये नहीं पता होता था विजय सर कहाँ बैठे। अच्छा। वो एक कोने में जाके चुपचाप अकेले। इनका जन्म तो एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में कॉलेज के दौरान ये आर्किटेक्ट बन गए, लेकिन एकदम से बॉलीवुड में आ गए और पिछले 20 साल से बॉलीवुड में काम करें, तेलुगु में काम करें, तमिल में, हिंदी में और मॉडलिंग में भी। मैं नाम लेने वाला हूँ अर्जन बाजवा का, जो अब इंटरनेशनल काम करने के लिए भी रेडी हैं। आपकी एक नई मूवी आ रही है डिमॉन हंटर्स, इसके बारे में बताइए कि भारत और ताइवान के बीच में एक मूवी बन रही है और आप उसको लीड रोल निभाने वाले हैं। ये फिल्म जो है, इसका टाइटल है डेमन हंटर्स, और ये पहली ऑफिशियल इंडिया ताइवान कोलैबोरेशन है। और फिल्म जो है वो एक एक्शन कॉमेडी है, जैसे हम लोगों ने सबने बचपन में देखी है फिल्में जैकी चैन की, जहाँ पर एक्शन भी होता है, कॉमिकल सिचुएशंस भी होती हैं, उसी तरह से ये फिल्म है। और इसमें थोड़ा सा एक हॉरर एलिमेंट ज़रूर है। तो ये इस साल के नवंबर में रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म, और ग्लोबल रिलीज़ है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कितनी लैंग्वेज में आ रही है? नहीं, प्राइमरीली तो ये मैंड्रिन में ही शूट हुई है, चाइनीज़ में, बिकॉज ताइवान में चाइनीज़ ही बोली जाती है, मैंड्रिन बोली जाती है। मगर ये है कि मेरे काफ़ी सारे उसमें जो 70-80% मैंने तो इंग्लिश में ही बात की है, क्योंकि चाइनीज़ तो इतनी जल्दी आ नहीं पाएगी आपको। बहुत डिफिकल्ट है। तो इस मूवी के दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? अभी तक आप अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, साउथ है, टॉलीवुड है, इसमें बॉलीवुड में, लेकिन वहाँ जाकर के आपको क्या लगा कि इन लोगों का विजन कुछ अलग होता है? इनकी वीडियोग्राफी, इनके डायलॉग्स, इनकी डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, क्या कितना सब कुछ आपको डिफरेंट लगा? देखिए, हर भाषा में जो एक स्टोरी कही जाती है वो अपने हिसाब से कही जाती है। तो यहाँ पर भी जो है एक ताइवानीज़ कहानी है, उसमें हमारा हिंदी का थोड़ा बहुत एलिमेंट है, उसमें थोड़ा सा हिंदी माइथोलॉजी भी हमने यूज़ की है। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनका स्टाइल जो है वो शूट करने का थोड़ा डिफरेंट होगा, उनकी सिचुएशंस अलग होंगी, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो सिनेमा है वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल मीडियम है फिल्में बनाने का। अल्टीमेटली फिल्म जो है वो वैसे ही दिखती है स्क्रीन पे। हालांकि ये है कि इस फिल्म में काफ़ी एक्शन मैंने करा है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था उस तरह का एक्शन, जहाँ पर केबल वर्क बहुत ज़्यादा है, आपको केबल से लटका के, घुमा फिरा के, किक मारना, जंप मारना, काफ़ी हाइट से, वो सब चीज़ें स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ की हैं हमने। और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं तकरीबन 3 महीने ताइवान में था, ताइपे में, और एक अलग माहौल, अलग भाषा, अलग लोग, नया एक जो पन दिखा वहाँ पर। हालांकि ताइवान जो है वो हांगकांग की तरह ही है, काफ़ी लोग हांगकांग भी गए होंगे, तो इतना ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप घर से बहुत दूर जा चुके हैं, मगर फिर भी ये है कि नया एक माहौल जो होता है उसमें सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो मुझे भी लगा पहले 15-20 दिन तो थोड़े मुश्किल थे, क्योंकि खाने की आपको थोड़ी सी तकलीफ है। वो लोग ज़्यादा नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और मैं कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो खाने पीने की फिर हम लोगों ने एक जो स्कीम थी वो ईजाद की कि एक रेस्टोरेंट इंडियन ढूंढा जहाँ से खाना खाना शुरू किया, जहाँ से आपको लंच डिनर जो है आ जाता था आपके फिल्म के शूट पे। अच्छा। तो दाल रोटी को ही हम लोग अपना रोज़ का स्टेबल डाइट बनाकर चलते रहे। मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि एक इंटरनेशनल सिनेमा में जो मुझे एंट्री मिली है अभी, उससे बहुत सारे डोर्स खुलने वाले हैं, बहुत सारे, क्योंकि ग्लोबल रिलीज़ हो रही है फिल्म। हालांकि ये फिल्म जो है वो तो मैंड्रिन चाइनीज़ में ही बोली गई है और वैसे ही रिलीज़ होगी, मगर हो सकता है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि हांगकांग की काफ़ी सारी फिल्में, ज़्यादातर जैकी चैन की फिल्म्स, तो वो इंग्लिश में डब होकर रिलीज़ होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, यूरोप के लिए उसी भाषा में डब होकर रिलीज़ होगी। अच्छा, सेट के दौरान उन सभी के जो ताइवान के जो लोग होते हैं, चीन के, उनके नाम बड़े अटपटे होते हैं, आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हुई? नहीं, ऐसा नाम कुछ याद नहीं, रखना? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। मेरे जो को एक्टर है उनका नाम जेसी लिन है। ओके। जो हमारी फिल्म में हीरोइन है उनका नाम रेजिना है। ओके। तो ये ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि लैंग्वेजेस को मैं जल्दी पिकअप कर लेता हूँ। वाह। इसलिए मैंने ये समझ लीजिए, पंजाबी तो मेरी मातृभाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मैंड्रिन या फिर तेलुगु, तमिल, हर जगह ही मैंने काम किया है। तो इतना मुश्किल नहीं होता कि उनके नाम प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो जाए। ये बताइए कैसे होता है कि मतलब, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी भाषा को नया सीखने में, मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैं उस भाषा में पला बड़ा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ हिंदी ही अच्छी लगती है। जी हाँ। कैसे एक एक्टर, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स देखे हैं जो अलग अलग भाषाओं में काम कर लेते हैं और बहुत स्मूथली कर लेते हैं। हाँ। तो कैसे आप सीखते हैं? आपका क्या एक तरीका रहता है? कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए आज। उसके लिए पहले आप एक्टर बन जाइए, अपने आप सीख जाएंगे। एक्टर बन जाइए, सब कुछ आ जाएगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पहले सीख लूँ उसके बाद एक्टर बनूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, देखिए, ये कुदरती तौर पे एक आपको गिफ्ट भी होता है। सही बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है हर एक्टर को लैंग्वेजेस का फ्लेयर होता है। कुछ लोगों को होता है। मैं पहले एक्टर जब नहीं भी था तब भी मुझे ये था कि मुझे समझ जल्दी आ जाती थी। वाह। तो मैं लैंग्वेजेस जल्दी पिकअप कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है आप कहीं ना कहीं से उन अल्फाजों को कनेक्ट कर लेते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो है आपको कम से कम समझने में आसानी होनी शुरू हो जाती है, और जब चीज़ जो समझ आनी शुरू हो जाए तो फिर बोलने में भी आसानी हो जाती है। सही बात है। आपका तो पूरा लालन पालन पोषण कहा जाए तो दिल्ली में हुआ। जब आप ताइवान पहुँचे तो आपको क्या फीलिंग्स है? यार ये शहर कितना डेवलप है, यहाँ की हर चीज़ अलग है, हर चीज़ डिजिटल है, इतनी साफ़ सफाई, सारी चीज़ों की हमारी दिल्ली में नहीं मिलती है आज भी। तो आपको कैसा लगा कि यार हमारी दिल्ली भी ऐसी होनी चाहिए, जबकि ताइवान कोई इतनी बड़ी कोई खास सिटी भी नहीं है, कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, देश भी नहीं है। दिल्ली की भी अगर आप बात करें तो दिल्ली बहुत एडवांस हो चुका है पहले के हिसाब से, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं हो ना, कोई कचरा वचरा फेंकना, ये सारी चीज़ें। हाँ, वो अब देखिए उसमें किसका फॉल्ट है? उसमें हमारे लोगों का हम लोगों का फॉल्ट है। उसमें देश और जो ज़मीन है वो क्या कर सकती है? क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो अगर हम बात करें कि मुंबई भी वैसे ही है, तो थोड़ा बहुत ये चीज़ों का फ़र्क तो है ही। अब ताइवान की अगर आप बात करें तो एक बहुत छोटी सी कंट्री है, उसमें जो उनका शहर है ताइपेई, जो कैपिटल है, वो भी दिल्ली मुंबई जैसा शहर ही है। मगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो इशू है वो है पॉपुलेशन की। कई कंट्रीज़ के बराबर हमारे एक एक शहर की पॉपुलेशन। बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को मैं ये मानूंगा, ये हमारे को सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ डिसिप्लिन की बात करनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन, मंत्री या कोई आके आपको नहीं बोल सकता भाई साहब गंदा मत कीजिए, लॉ मत तोड़िए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए। इस तरह की बातें कोई आके सिखाने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और आई थिंक शायद मुझे लगता है वो लोग हमसे ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं अपने आप को। सही बात है। एक मैं बचपन में, जब मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो हमारी एक वो होर्डिंग लगे होते थे, एक कहावत थी, मेरी दिल्ली मेरी शान। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि मेरी दिल्ली मेरी शान है तो उसको शानदार बनाना हमारा ही काम है। हमारा ही काम। तो इसमें ये कहना कि वो एक छोटी सी जगह है और वो साफ़ है और हम जो है इतने डेवलप नहीं है, बहुत आगे जाने वाला है हिंदुस्तान, सब पीछे रह जाएगा। देखिए आप। करेक्ट, ये विश्वास हमारा भी है। हाँ, बिल्कुल, सभी का। इस मूवी से आपको कितनी आशा है कि जो अर्जुन बाजवा को अभी तक जो चाहिए था, जितना मिला, हर इंसान को अपने काम से संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा तो ख़त्म नहीं होती, वो होनी भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अर्जुन बाजवा को वो एक पहचान,
मिलने वाली है इस मूवी से जिसके लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे? तड़प नहीं रहा हूँ, तड़प कहना गलत होगा। अच्छा। जो तड़पते हैं वो टिकते नहीं हैं, फिर आप मेहनत कर रहे हैं। पहचान बहुत बनी हुई है, हिंदी फिल्मों से तेलुगु फिल्मों तक पहचान इंटरनेशनल अरीना में बनाने की बात हो रही है। तो आपने पूछा कितनी आशा है आपको, मैं आशावान हूँ कि ये फिल्म जो मुझे मेरे जो एक इंटरनेशनल सिनेमा के दरवाजे हैं वो खोल दे। स्टंट के दौरान गिरे भी होंगे कई दफ़ा, कितने स्टंट काफ़ी टिपिकल थे आपके लिए या आपने ज़िंदगी में पहली बार किए? नहीं, पहले किए हैं। मैं आप खुद तो एथलीट भी रहे हैं जहाँ तक मुझे। एथलीट भी हूँ, मैं खुद भी ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो में, तो मुझे स्टंट्स में या एक्शन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। मगर ये है कि उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा एलेबोरेट तरीके से जो स्टंट अपने प्लान किए हुए थे, जैसा आप समझ सकते हैं किसी भी चाइनीज़ या ताइवानीज़ फिल्म में होंगे, तो बहुत सारा केबल वर्क, कूदना फादना लटकना, उनमें बहुत जो भी- स्फूर्ति भी होती है। हाँ। हल्का सा शरीर होता है एकदम श्रेडेड और फटाफट इधर उधर बंदर कूद टाइप नहीं वैसा नहीं है। सारी चीज़ की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। हर चीज़ का रिहर्सल्स होती हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आपको करने के लिए बोल दिया और आपने कर लिया। उसके लिए आपको रिहर्सल्स, ट्रेनिंग, एक्शन की पूरी डिज़ाइन जो है उसको बार बार रिहर्स करके परफेक्ट करना, वो सब किया जाता है। आपके लिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल कास्टिंग भी इसी के आधार पर हो जाती है। काफ़ी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, उनको कई सारे शोज़ मिल चुके हैं, उनके नाम से शो चल रहे हैं, बाकायदा वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, कई सारे शोज़ के तो वो होस्ट भी बन चुके हैं। तो आपके लिए कितना इंस्टाग्राम इम्पोर्टेंट है कि आपके ऊपर एक प्रेशर भी आता है कि यार मैं एक्टिंग पे ध्यान दूँ कि सोशल मीडिया पर ध्यान दूँ? देखिए, एक एक्टर के लिए ये एक मीडियम है अपने आप को प्रमोट करने का। ये उसका मापदंड नहीं है उसके टैलेंट का, ना ही उसके करियर का। इंस्टाग्राम एक मीडियम है अपने आप को या अपने काम को या अपनी फिल्मों को प्रमोट करने का। उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देता। जिस तरह से पहले न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स में चीज़ें होती थी, उसी तरह से अब इंस्टाग्राम एक माध्यम बन चुका है। उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। मगर ये है कि इंस्टाग्राम पे भी इंफॉर्मेटिव और एस्पायरिंग चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। बजाय कि जो नौटंकी चल रही है वो उसने ज़्यादा स्पेस ले रखी है। मगर ये है कि एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि बहुत जो टैलेंट हिडन था वो भी लोगों के सामने आ गया है। आ गया। इस तरह के टैलेंटेड लोग हैं जो कमाल का टैलेंट लेकर दूर दराज कहीं पे बैठे हैं, जिनकी पहुंच नहीं है। उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक माध्यम बन गया अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाने का। तो जैसे मैं कहूँगा कि बून भी है और बेन भी है। एक माध्यम बना है जो प्रमोशन के लिए है, एक माध्यम बना है जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। मगर जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे आ गई, जिस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो मैं कभी भी इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं लेता हूँ। मैं प्रेशर वैसे ही किसी चीज़ का लेता हूँ लाइफ में। मस्त मौला जीते हो। नहीं, मस्त मौला नहीं, आपको प्रेशर उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का कितनी मात्रा में कहाँ प्रेशर लेना चाहिए। अभी हाल ही में एक खबर आ रही है, बिग बॉस में अब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको अब नहीं लिया जाएगा। आप इस खबर को देखते हुए आपके माइंड में क्या आता है? ये सही है, गलत है, या उनका खुद का डिसीजन? ये उनका खुद का डिसीजन होगा। मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी नहीं देखा बैठकर, ना ही मुझे कभी वो समझ में आई चीज़। अच्छा। तो उस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। कभी मौका लगा, मिला आपको? मुझे पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, मगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों? कोई तो कारण होगा। जस्ट वो मेरी स्पेस ही नहीं है। मतलब उस शो की इमेज खराब है या वहाँ जाकर के इमेज खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा इमेज खराब की बात ही नहीं है। मेरी वो स्पेस ही नहीं है। मुझे समझ में भी नहीं आता कि किस तरह से वहाँ पर है जो भी सिस्टम है। मैं एक फिल्म अदाकार हूँ, फिल्म एक्टर हूँ और फिल्म अभिनेता के तौर पे काम कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। फैशन मूवी में आपने काम किया? जी। मधुर भंडारकर की मूवी, और हर किसी को पसंद आती है। आज भी कभी कोई रैंप वॉक हो रहा हो तो सबसे पहले फैशन का गाना शुरू हो जाता है। और आपने बखूबी उसमें काम किया। जी। कंगना रनौत के साथ आपका कैसा उसमें बॉन्डिंग रही? कैसी एक्ट्रेस लगती हैं आपको? बहुत कमाल की हैं एक्ट्रेस। इतने सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं। मेरे कहने से क्या होता है, मतलब वो खुद ही अपने आप में एक मुकम्मल अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, कई बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है, और अब तो बतौर जो है सांसद बन के अपने फिल्म करियर को तो आगे बढ़ा ही रही हैं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ गई हैं, एक माननीय सांसद हैं। तो ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। अपने आप सेल्फ मेड हैं वो, और उनके साथ जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छे से होती है मुलाकात। अच्छा, आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। कंगना रनौत अब मंडी से सांसद बनी है,
जब आप लोग फैशन मूवी के दौरान कभी होती थी कोई पॉलिटिक्स पे बात, देश के मुद्दों पे बात, ऐसा कभी था क्या? नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम ना ही हम लोगों ने कोई किसी तरह की राजनीतिक वाली कोई बात होती ही नहीं थी उस टाइम। तो लगता था कि कहीं इंटरेस्टेड है ये लड़की? नहीं, मुझे कभी ऐसा कैसा फील अच्छा। नहीं हुआ। उस टाइम हमारी लिमिटेड थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, ओके क्योंकि उनके और मेरे सीन थे नहीं साथ में। ओके। तो जब भी हुई तो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन उनके साथ हुई, मगर ऐसी कोई राजनीति को लेकर कभी बातें नहीं हुई। अच्छा, उस मूवी के दौरान आपका सबसे अहम पल आपको जो आज भी याद आता होगा, यार वो मूवी का मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था? सारी ही चीज़ें, अच्छा। क्योंकि वो फिल्म इतनी कमाल की थी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो बहुत बड़ी स्टार थी उस टाइम पर भी, मगर जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार रखा अपना अच्छा, जिस तरह से मेरे साथ में उनकी एक केमिस्ट्री नज़र आई स्क्रीन के ऊपर, वो सब लोगों को अच्छी लगी। और मधुर भंडारकर सर तो खुद ही कमाल के डायरेक्टर भी हैं और बहुत कमाल के इंसान भी हैं। तो उनकी एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की है। तो मतलब ये कभी लगा नहीं कि हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं या किसी प्रेशर के अंदर शूट कर रहे हैं। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार तरीके से वो शूट हुई थी फिल्म। और हम लोग को मजाक बाद में ये भी करते थे कि यार दोबारा अगर ये पूरी की पूरी फिल्म शूट करनी पड़े तो और मज़ा आएगा। अभी तक के आपको सबसे बढ़िया एक्टर कौन से लगे और चैलेंजिंग भी? क्या यार इनके साथ काम किया है, थोड़ा टिपिकल रहा मेरे लिए, टफ रहा, लेकिन मैंने काम किया, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला? यार ऐसा किसी हर एक्टर का, देखिए हर एक्टर की अपनी अपनी एक पहचान है। डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर मैं कहूँगा सबके साथ ही, मैं किसी को कैसे पिन पॉइंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने बहुत से कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम किए, चाहे वो मणिरत्नम हो, मधुर भंडारकर हो, मोहित सूरी हो, टीनू देसाई हो जिन्होंने ये फिल्म बनाई अपना रुस्तम, या फिर संदीप रेड्डी वांगा जिनके साथ मैंने कबीर सिंह की। तो हर आदमी का अपना अपना एक तरीका है, स्टाइल है। और मैं ये अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा कि ये जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी डायरेक्टर्स, ये सारी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं। तो मेरी फिल्मोग्राफी में अच्छे डायरेक्टर्स के साथ बड़ी फिल्में और हिट फिल्में हुई, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। सही बात है, आपको चूज करने में भी टिपिकल कौन सा ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं दोबारा या अभी इन फ्यूचर, जिसके साथ? सबके साथ। मैं मधुर जी के बहुत पीछे पड़ा हूँ, मधुर भंडारकर के, कि हम लोग दोबारा फिल्म करें। अच्छा। और उनके पास फैशन दोबारा आ सकती है क्या? फैशन 2 की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर मधुर जी को मिले तो ज़रूर बोलिएगा कि बनाए वो दोबारा से वो फिल्म। दोबारा मतलब उस फिल्म का आगे का जो पार्ट, आगे का पार्ट। बाकी जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, मैं हर किसी के साथ दोबारा काम करना चाहूँगा। संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी दोबारा काम करना चाहूँगा, वो मेरे मित्र भी हैं। तो उनसे भी बात होती रहती है इस बारे में कि दोबारा किस चीज़ पे कोलैबोरेट किया जाए। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, एक एक्टर की भूख कभी ख़त्म नहीं होती अच्छी कहानी और अच्छे डायरेक्टर्स के लिए। तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। आपके पास जब भी स्क्रिप्ट आती है तो आप सबसे पहले पूरी कहानी पर को पढ़ते ही होंगे जाहिर तौर पे, उस कहानी पर ध्यान देते हैं कि आप अपने रोल को पहले देखते हैं या कोई स्टार्स को देखते हैं या डायरेक्टर को देखते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो दो चीज़ें जो अहमियत रखती हैं वो होती है, एक डायरेक्टर कौन है इस कहानी का और कहानी क्या है। ओके। आप अपने किरदार को पढ़ना शुरू कर देंगे और उसमें किस एक्ट्रेस को ले रहे हैं उस बात पर टिक जाएंगे, तो उससे फिल्म हिट नहीं होती। फिल्म हिट होती है एक अच्छी डायरेक्शन से और एक अच्छी कहानी से। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने देखा कि यार ये स्टार इसके साथ काम कर लेते, चलो मूवी हिट हो जाएगी? आप कभी इस तरह के क्राइटेरिया से शुरुआत नहीं करते, आप हमेशा देखते हैं कि कहानी क्या है। ओके। अगर कहानी अच्छी है तो उसमें कोई भी हो तो वो फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो शेप ले रही। आपको क्या लगता है कि फिल्में किस तरीके से हिट होती हैं? कि एक बेहतरीन प्लानिंग, एक्टिंग या उसका प्रमोशन? अच्छी कहानी। अभी हाल फिलहाल में आपको सबसे अच्छी कहानी किस मूवी की लगी, जिसको आपको देख के लगा कि यार क्या मूवी आई है, इसमें मुझे भी काम करने को मौका मिलता? मुझे छावा बहुत अच्छी लगी। ओके। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उस तरह का रोल भी मैं कर पाऊँ। वाह। क्योंकि अभी आजकल मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, तो मुझे कई लोगों ने छावा छावा करके बुलाया, तो मैंने कहा ये तो मैंने किसी चीज़ के लिए वैसे बढ़ाई हुई थी। ओके। मगर उस तरह की कहानी कहना, उस तरह के रोल में, एक वॉरियर के रोल में मैं अपने आप को देखना चाहूँगा। कोई ऐसा रोल जो आपको देख के लगा यार ये अगर मुझे मिलता तो मैं इस रोल को फाड़ देता तरीके? जैसे मैंने बोला कि फाड़ देता तो अलग बात है, वो तो देखिए जो डायरेक्टर आपसे करवाएगा, हाँ, आप अपनी ईमानदारी से वो रोल करेंगे। मगर जैसे मैंने बोला कि छावा जैसी फिल्म, या फिर विकी कौशल की एक और बड़ी कमाल की फिल्म है उनकी उरी, उस तरह की फिल्में करना पसंद करूँगा। आप जब इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो कौन सी एक्ट्रेस थी जो आपकी क्रश थी, वो आज भी हैं? सारी की सारी यार, सभी इतनी खूबसूरत है। वो है नहीं डायलॉग दिलवाले से कि किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के गाल अच्छे हैं, तो आप
एक को कैसे क्रश मान सकते हो, सभी खूबसूरत है। नहीं, आप दिल पे एक आशिक हो गए ना फिर तो आप, एक तो कोई होगा, एक पसंद उसमें को मना ही नहीं है कि दिल पे आशिक है आप। ओह माय गॉड। मुंबई कैसी लगती है आपको जब आप दिल्ली से आते हैं? मुंबई आपको किस घर है तरीके भाई, से? मेरा कर्म भूमि है मेरी। मुंबई मेरा घर, मेरी कर्म भूमि। इसने मुझे आज जो भी है मुझे पहचान दी, तो ये तो मेरे लिए मेरा दिल है। दिल्ली भी मेरा दिल है और ये भी मेरा दिल है। 20 साल में कभी ऐसा लगा आपको कि यार मुझे वो काम नहीं मिल रहा है, चलो अब लौट जाते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपने पापा की जो राजनीतिक विरासत थी उसको आगे बढ़ाते, कभी ऐसा कोई मौका आया? नहीं, ऐसा मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि 20 साल में इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला, लोगों से बहुत प्यार मिला और फिल्में करने को मिली अच्छी। मगर ये है कि जहन में राजनीति को लेकर कोई संकोच नहीं है किसी भी तरह का। जो मेरे फादर बीच में एक चीज़ को जो है छोड़कर अगर चले गए, उनका निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में, तो राजनीति में अगर कुछ मौका मिलेगा तो उसमें किसी तरह की दो राय या संकोच मेरे मन में नहीं है। आप अभी भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और शुरू से ही था, अभी भी आप राजनीतिक प्रचार में भी जाते हैं जहाँ तक मैं अगर सही हूँ? कभी कुछ दोस्तों के लिए। कुछ दोस्तों के लिए जी। इन फ्यूचर अगर आपको पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़े, कौन सी पार्टी होगी? वही जो पापा की थी, बीजेपी? देखिए, इस तरह से मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि राजनीति में जाना कोई पार्टीवाद के तौर पे राजनीति में नहीं जाना है। ओके, मुझे एटलीस्ट नहीं जाना। ठीक है। मैं समाज के लिए क्या सोचता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, मुझे वो सोच लेकर जाना है। अब वहाँ पर जो उस मेरी सोच को अहमियत दे या उस सोच को फुलफिल करने का प्रॉमिस करे, वो मेरे लिए पार्टी है। तो कहीं आप दिल्ली के चिराग पासवान तो नहीं बनने वाले? नहीं, चिराग मेरा भाई है, वो मेरा गर्व भी है, मेरा भाई भी है, मेरा जिगरी भी है। तो उससे तो मैं गाइडेंस लेने वाला हूँ। वो तो मंझा हुआ एक राजनेता है आज की डेट में, जिसके ऊपर हमें बहुत प्राउड है, पूरे परिवार को, पूरे सर्कल को। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे राजनीति में इमीडिएटली अगर छलांग मारनी है, तो मुझे लगता है कि मेरा भाई मेरे लिए गाइडिंग लाइट बनेगा ज़रूर। चिराग जब मंत्री बने तो मैंने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, आपने बाकायदा तारीफ़ की, उसके बाद आपकी मुलाकात भी, कैसी रही थी मुलाकात आपकी? मुलाकात तो हमारी हर दूसरे दिन फ़ोन पे बात होती है। अच्छा। देखिए, चिराग के साथ में मेरी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। कैसे, मतलब ये मुलाकात आपकी कैसे हुई, कैसे पहचान कैसे बढ़ी? हमारे फादर जो थे वो एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। और कहीं ना कहीं चिराग से मेरी मुलाकात होती रहती थी, तो हम जो हैं बचपन से भाइयों की तरह रहे हैं। और वो अभिनेता बने, नेता बने, मंत्री बने, मेरा रिश्ता उनसे भाइयों वाला है। अच्छा। तो उनसे किसी राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक किसी समारोह में मुलाकात का मेरा उनके साथ नहीं रहता। जब मैं दिल्ली में होता हूँ या जब वो बॉम्बे में होते हैं तो हम लोग साथ में ही होते हैं हमेशा। दिन रात खाना पीना सब, घूमना फिरना सब साथ में ही होता है हमारा। आपने विद्या बालन के साथ भी काम किया है, कैसी एक्ट्रेस हैं वो? मेरे कहने से आप उनको ट्रॉफी देना चाहते हैं? वो तो नहीं, खुद इतनी मुझे बहुत पसंद है वो। अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस हैं। हाँ। कमाल की इंसान है, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। और एक्टिंग के बारे में, विद्या बालन के बारे में तो मतलब उनकी जो फिल्मोग्राफी है, उनकी जो हिट फिल्में, उनके जो अवार्ड्स हैं, वही सब कुछ कहते हैं। आपने बॉबी जासूस में काम किया? बॉबी जासूस की, उसी में अली फजल भी थे अगर मैं सही? उसमें अली फजल भी थे। हाँ जी, हाँ जी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमल हासन ने तारीफ़ करते हुए कहा है अली फजल को कि ये इंडिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टर हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आपके को स्टार्स के लिए आपको मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो पुराने जो एक्टर्स हैं वो अब एक जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट सुपरस्टार्स हैं, उनको इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब ये लीड करेंगे बॉलीवुड को? आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे सीनियर्स हैं उनको देखकर ही ये निर्णय बनाया, ये फील्ड में आने का, उनकी फिल्में देखी, उनको देखकर डिसाइड किया कि मुझे ऐसा दिखना है या मुझे ऐसा काम करना है। तो अगर उन लोगों से आपको सराहना मिले या वो आपको जो है एक जिसको बोलते हैं आपके ऊपर स्टैंप लगाएं कि अगले आने वाले टाइम में आप जो है इंडस्ट्री का या फिल्मों का जो एक मशाल है उसको लेकर आगे बढ़िए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपने जूनियर्स की तारीफ़ करना, सराहना करना, उनको एक पहचान देना, ये एक सुपरस्टार की मानसिकता को दर्शाता है। हाँ। अभी भी आप जब फ्री होते होंगे तो
कौन से दौर की मूवीज़ देखते हैं आप? अभी की देखते हैं या पुरानी भी देख लेते हैं कोई सी भी? मैं हर दौर की फिल्में देखता हूँ। मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी देख देता हूँ। वाह। मैं हर जॉनरा की फिल्म देख लेता हूँ। हाँ। हर लैंग्वेज की फिल्म देख लेता हूँ। मैं कभी कोई अरबिक फिल्म देख लेता हूँ, कभी कोई स्पेनिश फिल्म देख लेता हूँ, कभी अच्छा। कोई चाइनीज़ कोरियन फिल्म भी देख लेता हूँ, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, हर तरह की फिल्में। एक एक्टर के लिए कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे इसी तरह की फिल्में करनी है या देखनी है, क्योंकि वो आपके लिए किताबें हैं। आप जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। कोई ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर है जिसका बस नाम सुन के कि यार इनने इस फिल्म में काम किया तो मैं देख लूँगा, कोई पुराना या नया कोई भी हो? आई थिंक सभी यार। अच्छा। आप आजकल के अगर टाइम की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रणबीर कपूर का। ओके। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहिद कपूर का। उनके साथ काम भी किया है, मगर ये है कि वो तो बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं दोनों। तो उनकी फिल्में, या फिर अगर आप विकी कौशल की भी बात करें, विकी भी मैं अच्छे से जानता हूँ, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं एक्चुअली। अच्छा। तो वो भी बहुत कमाल के एक्टर हैं और उनकी फिल्में भी मुझे देखना बहुत काफ़ी पसंद है। आपने तेलुगु में कम से कम 10-11 मूवीज़ करी हैं। जी हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस किस स्टार्स के साथ आपने काम किया, और जब आपकी पहली मूवी आई तो उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा आया? मेरी पहली फिल्म बतौर एज अ लीड संपंगी थी, जो बहुत बड़ी म्यूज़िकल हिट हुई। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारी फिल्में करी वहाँ पर। चार्मी जो है वहाँ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी दूसरी फिल्म मेरे साथ थी। मेरी वो दूसरी फिल्म थी, मेरी उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद एक फिल्म बहुत बड़ी आई, रवि तेजा, मैं और मीरा जास्मिन थे उसमें, बायपोटे श्रीनू डायरेक्टर थे, भद्रा, वो काफ़ी बड़ी हिट रही। फिर एक फिल्म मेरी बहुत कमाल की फिल्म थी अरुंधति, जिसमें मैं और अनुष्का शेट्टी थे साथ में, अरुंधति। उसके बाद एक और फिल्म बहुत अच्छी थी जिसमें बालाकृष्णा थे, मैं था और प्रिया मणि थी। किंग एक फिल्म थी जिसमें नागार्जुना और त्रिशा थे, मैं और ममता मोहनदास थे। वहाँ की भाषा ना जानते हुए भी तेलुगु मेरे लिए स्पोकन लैंग्वेज नहीं थी, मगर मैंने 10-11 फिल्में इसलिए की क्योंकि वहाँ की ऑडियंस ने आपको जो एक्सेप्टेंस दी और जो प्यार दिया, वो आज भी उतना ही बरकरार है। आज भी मैं रोज़ ही देखता हूँ कि मुझे मैसेजेस आते हैं तेलुगु इंडस्ट्री से या हैदराबाद से या आंध्रा से कि हम आपको अगली फिल्म में कब देख रहे हैं। अच्छा। तो आई थिंक जब आपको इस तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ सही किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब इतना कुछ प्यार आज तक मिल रहा है तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर इन तेलुगु। तेलुगु तो मेरी स्कूलिंग है, मैंने स्टार्ट ही तेलुगु से किया। तो तेलुगु इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे, ऑडियंस है उनसे, और बाकी टेक्नीशियन से भी आज भी मुझे उतना ही प्यार मिलता है जब भी मैं हैदराबाद चला जाऊँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से तेलुगु में मुझे एक अच्छा ब्रेक मिले और मैं दोबारा से एंट्री करूँ। ऐसा कभी हुआ कि आप हैदराबाद गए हैं या तेलुगु कोई आपको फ़ैन मिला है और वो बेचारा एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ आपको कह रहा है, लेकिन आपको समझ में, लेकिन आप उसके भाव पढ़ पा रहे हैं या कुछ कह रहा है कुछ? नहीं, भाषा भी समझ लेता हूँ। समझ लेते हो आप? तो जो भी आपको बोला जाता है आप उसको एप्रिसिएशन के तौर पे लेते हैं, और बहुत होता है ऐसा। नहीं, ट्यूटर रखा था? नहीं, ट्यूटर नहीं, मैं खुद भी सीख लेता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने बोला तो मतलब समझ आ गई थी जल्दी से भाषा मुझे। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आज भी जब आप हैदराबाद जाते हैं तो उसी तरह का प्यार, उसी तरह की एप्रिसिएशन, और लोगों का ये कहना कि भाई नेक्स्ट फिल्म में कब आ रहे हो। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। आपने तमिल में भी काम किया है? तमिल में मैंने एक फिल्म की थी, बिगिल। हाँ, जिसमें थालापति विजय हैं। जी हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? और उस वक्त तो वो राजनेता नहीं थे, सिर्फ एक अभिनेता थे। तो उस वक्त उनके साथ जब आपने काम किया तो क्या लगा उनके? क्योंकि एक साउथ में मैंने ये देखा कि एक्टर्स देवता मान लिए जाते हैं, भगवान की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और वो ऑब्वियसली है वहाँ पर, और बाद में जाकर के वो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मुझे विजय सर के साथ काम करने का। उसके डायरेक्टर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एटली, जिन्होंने हिंदी में भी इतनी बड़ी फिल्म बनाई है। करेक्ट। उनकी मैंने बड़ी कमाल की बात नोट करी विजय सर की कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्म के सेट के ऊपर 200 लोग या 400 या 600 लोग भी होते थे, तो आपको ये नहीं पता होता था विजय सर कहाँ बैठे। अच्छा। वो एक कोने में जाके चुपचाप अकेले, किसी के बिना अपने तामझाम के, चुपचाप अपना मुंह नीचे करके ऐसे बैठे रहते थे। और जब उनका शॉट रेडी होता था तो डायरेक्टर भी जाके उतनी ही विनम्रता से, उतनी ही धीमी आवाज़ में उनको बड़े प्यार से खुसर फुसर करके समझाते थे। वो आते थे, अपना काम करते थे और फिर जाके चुपचाप बैठ जाते थे। तो इस तरह का एक जो उनका एक व्यवहार था वो बड़ा कमाल था कि यार इतने बड़े सुपरस्टार हैं विजय सर, मगर चुपचाप शांति से कोने में आराम से जाके बैठे।
वो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। नहीं तो आप नोट करेंगे कि कोई सुपरस्टार होगा तो उसके आसपास इर्द गिर्द का जो माहौल रहेगा वो बड़ा अलग रहेगा। वो उसके ये आसपास वाले भी अपने आप को सुपरस्टार्स मान जी हाँ। लेते हैं। तो मैं जाके फिर कभी कभी उनके साथ बैठ जाता था और बातें होती थी हमारी थोड़ी बहुत। तो उनका जवाब हाँ या ना में ही बस उतना ही होता था। हालांकि मैं कोशिश करता था कि थोड़ी सी और बात की जाए उनके साथ में, मगर वो आई थिंक उनकी नेचर है, थोड़े रिजर्व नेचर के हैं। मगर बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म पर। वो फिल्म जो थी ब्लॉकबस्टर थी, उसने 300 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। वाह। तो मैं अपने आप को बड़ा इस चीज़ को कभी कभी सोचता हूँ कि यार जिस भी भाषा में काम किया है हर जगह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं उनका हिस्सा बने और बहुत सारी हिट फिल्में हुई। तो आपकी फिल्मोग्राफी आई फील प्राउड ऑफ इट। आपको साउथ और बॉलीवुड में डिफरेंस क्या लगता है कि यहाँ के लोगों में एक एरोगेंस जल्दी आ जाता है या एक प्रोफेशनल नहीं है यहाँ के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बराबर। ये फिल्में जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सिनेमा भाषा बोलने की अलग है मगर बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपसे 2-3 सवाल और आपके पिताजी से रिलेटेड लगूँ। कितनी कमी खलती आपको आपकी लाइफ के अभी भी पिताजी की? कमी तो खलती है, किसी के भी पिता अगर उनके सर पे नहीं हो तो कमी तो खलती है। मगर ये है कि हमें हर क्षण हर पल ये महसूस होता है कि आज वो होते तो क्या होता। क्योंकि आज मैं ये मानता हूँ कि हमारा कहना या हमारा एक सोचना तो अलग है, मगर आम तौर पे ये कह दिया जाता है कि आज अगर वो होते तो शायद वो कैबिनेट में बतौर मंत्री होते। तो वो हमारी सच्चाई थी, वो कोई सपना नहीं था, वो एक इल्यूजन नहीं थी, वो रियलिटी थी। तो जब आपकी रियलिटी आपसे छीन ली जाए तो, और इस तरह की रियलिटी जब आप दुनिया के एक मुकाम पर हों तो तकलीफ़ तो बहुत होती है इस चीज़ की। मगर ये है कि उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी जो एक अच्छे काम किए हुए जो थे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, शायद वो हमें वापस मिल रहे हैं हर तरह से। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि उनके जो अधूरे काम रह गए हैं राजनीतिक तौर पर उनको मैं आगे ले जा सकूँ। पापा ने कभी कहा था आपको बचपन में कि बेटा आप ये बनना या ये बनना, या उन्होंने आपको खुला छोड़ दिया था कि बेटा आप जो भी करना अच्छा करना, अपने मन से करना? बिल्कुल सही बोला। उन्होंने बहुत लिबरल माइंडेड थे वो। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया हमारे दिमाग पे। हमेशा उन्होंने ये करा, जो करो शिद्दत से करो, जो करो सिंसियरली करो। जब मैंने उनसे बोला कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ फिल्में करने की, तो उन्होंने बोला था अगर सिंसियरली कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है तो जो मन में आता कर। मगर एक चीज़ ज़रूर बोली उन्होंने कि हार के वापस नहीं आना घर, जो चीज़ अभी भी दिमाग में है। स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट नहीं थे, मगर ये है कि उनका एक जो ऑरा था, उनका एक जो वजूद था, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि मैं उनके फोटोज देख रहा था, एक अच्छे खासे डील डोल के, मुझे लगता है आपसे भी बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो उनकी 6 फुट से ऊपर हाइट थी और अच्छा रेसलर टाइप का उनका एक वजूद था। और उनकी एक जो, जैसे मैंने बोला, उनका वजूद ऐसा था कि जहाँ खड़े हो जाते थे वही है भाई, जहाँ खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होती है। उस तरह की उनकी एक छवि थी। तो जितना उन्हें लोग उनसे थोड़ा सा सहमते थे उतना प्यार भी करते थे। तो डांटते होंगे तो आपको, तो आप सहम जाते होंगे? माय गॉड। डांटते थे तो फिर उनकी कहना तो दूर की बात, अगर मालूम पड़ जाए कि डांट पड़ने वाली तो उसी टाइम हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। तो कॉलेज में मुझे लगता है आप उनके डर से कभी ऐसा नहीं कर पाए होंगे, गुंडागर्दी वगैरह कभी? नहीं, कभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पता होता था कि अगर शिकायत घर पे पहुंच गई तो भैया फिर तो खैर नहीं। कभी पहुंची ऐसा कोई शिकायत? नहीं, कभी ऐसे काम नहीं किए जो शिकायत पहुंचे। थैंक यू बाजवा जी कि इतनी सारी बातें बताने के लिए। और हम भी एक्साइटेड हैं आपकी मूवी के लिए जो आने वाली है। और आपने जो अभी तक काम किया उसको तो लोगों ने सराहा ही है, चाहे आपने किसी भी भाषा में काम किया हो। और जितनी आपने पोलाइटली से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। थैंक यू।